प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आप लोग आज है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए जो हम एक बैच शुरू किए थे केमिस्ट्री क्रैश कोर्स, और ये बैच 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था। इस बैच में हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन भी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है ना, 2 चैप्टर पूरा करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो आपके लिए क्या हुआ, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग 3 वीडियो में कवर कर लेंगे, मतलब कि आज के बाद 2 दिन बाद क्या है आपका ये चैप्टर खत्म रहेगा। तो अब क्या है ना, यहाँ से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है ना आगे का है जिसको हम पहले पढ़ लेंगे, कुछ ऐसा भी टॉपिक है जो पहले का है उसके बाद उसको आगे पढ़ेंगे। हर टॉपिक को देखेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस सब्जेक्टिव को भी देख लेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो आज आप लोगों के सामने जो है ना वो है क्या ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। इस पार्ट 1 में कुछ टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको पढ़ना है टॉपिक 3.0, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। 3.0 कहने का अर्थ होता है ये जो है तीसरा चैप्टर का स्टार्टिंग है, मतलब कि इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम ये देखें कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं। तो आपको हम ये बता दें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि केमिकल एनर्जी मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि वैद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा कि मेरे सामने अगर कहना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको हम केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको हम ये बता दें केमिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं और इलेक्ट्रिकल से कहां पे आ रहे हैं, केमिकल में। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या नाम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कैसे जाए और इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कैसे आए। अब बोलिएगा सर आखिर हम इसको करेंगे कैसे, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। तो इस काम को करने के लिए वो हम एक डिवाइस यूज करते हैं, जिस डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के, जिसमें सबसे पहला होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। क्या तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल होता है, जिसमें क्या है ना ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। केमिकल को किसमें? इलेक्ट्रिकल में। और इस जो ये कन्वर्ट करता है तो कैसे कन्वर्ट करता है? ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। और उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होता है। ठीक ना। अब क्या है यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? तो ये भी क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है, जो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान। देखिए वैसा रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप ना हो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, जब रेडॉक्स रिएक्शन अगर अपने आप होता है तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले क्या ना आपका टॉपिक 3.1, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज को पहले जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोले, कंडक्टर है। हम कंडक्टर आखिर किसको बोलते हैं, कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? तो आप बोलिएगा सर जी वैसा पदार्थ जिससे होके करंट आसानी से फ्लो करे उसको हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल ये है मेटल होते हैं कंडक्टर। उसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि जलीय विलयन। तो एक्वस सॉल्यूशन किसका किसका बोले, तो सबसे पहले एसिड का, बेस का, साल्ट का। अगर तीनों का हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि जलीय विलयन, मतलब कि एसिड का जलीय विलयन बनाएंगे, फिर उसके बाद बेस का जलीय विलयन बनाएंगे, उसके बाद साल्ट का जलीय विलयन बनाएंगे। तो ये सब क्या है ना कंडक्टर होगा। उसके अलावा फ्यूज्ड साल्ट लेते हैं और इम्प्योर वाटर लेते हैं, तो ये भी क्या होता है, कंडक्टर होता है। अब बोलिएगा कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर का। इसका टाइप्स ऑफ कंडक्टर का सबसे पहले होता है मेटालिक कंडक्टर। क्या होता है बोले? मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जो क्या ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है
किसके द्वारा? बाय मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। मतलब कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, मतलब कि जो मेटेलिक चालक जो होते हैं ना, धातुई चालक, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उससे करंट पास करता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वहां करंट पास करेगा। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे बात करते हैं कॉपर हो गया, एजी हो गया, एफी हो गया, एल हो गया, ये सब क्या है ना मेटल है, जिसको बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर। कुछ नॉन मेटल भी ऐसे होते हैं जो क्या है कंडक्टर होते हैं, जैसे आपके सामने है ग्रेफाइट, ये नॉन मेटल है लेकिन क्या है कंडक्टर होते हैं। अब क्या है ना, मेन रूप से इस चैप्टर में हम लोग मेटेलिक कंडक्टर को नहीं पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को। किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आखिर होता है क्या। तो वैसा पदार्थ जिसको आप पानी में रखें, कहां पे रखें बोले? पानी में, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में रखें, और वो आयन में अगर टूट गया तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे बोले? इलेक्ट्रोलाइट। तो मान लीजिए क्या ना, जब किसी पदार्थ को पानी में, जैसे यहाँ पे साल्ट को रखे, साल्ट को वाटर में रखे और ये साल्ट आयन में टूट गया, किसमें टूट गया? आयन में। तो साल्ट जब आयन में टूट गया, मतलब कि लवण जो है ना वो आयन में टूट गया, तो वहां पे आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहाँ पे क्या ना, आयन का मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट होगा? मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयन इन एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट। मतलब कि कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, किसकी वजह से? आयन के मूवमेंट की वजह से। मेटल, आप यहाँ पे ये बात याद रखिए, ये बात कि मेटल किसका होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट किसकी वजह से होता है? तो मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से। किसकी वजह से बोले? मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से। अब क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बोलेगा सर हमें स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे और वीक किसको बोलेंगे? तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप एक्वस सॉल्यूशन में रखें, जलीय विलयन में, और वो पूरा का पूरा टूट गया आयंस के रूप में, तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलिएगा। और वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप एक्वस सॉल्यूशन में रखिएगा और पूरा पूरा आयंस में ना टूटे, उसको क्या बोलिएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड, मतलब कि पूर्णतः आयनीकृत होता है, पूर्ण रूपेण का आयन में टूट जाता है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। उसका होता है, इसका एग्जांपल साल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये सबके सब क्या है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये आयनाइज करेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं करेगा, कुछ आयनाइज करेगा कुछ रह जाएगा, तो उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप मान लीजिए क्या ना, आपके सामने कुछ एग्जांपल देते हैं, NaCl, KCl, AgNO3, इसके बाद हम बात करते हैं KNO3, इसके बाद हम बात करते हैं HCl। ये सब क्या है ना कंडक्ट करता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर कब होता है कंडक्टर? या तो एक्वस स्टेट में होना चाहिए, नहीं तो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, तब जाके इसको हम क्या बोलेंगे? वह कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे शुगर दे दे, क्या देते बारे? शुगर, या कहीं पे आपको ग्लूकोज दे दे, या कहीं पे आपको ग्लिसरॉल दे दे, ये क्या होता है? बैड कंडक्टर। कहीं पे आपको क्या ना इसके अलावा और दे सकता है, शुगर, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ये सब दे दे, तो ये होगा इंसुलेटर होता है, मतलब कि ये कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या ना, आप इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए, इसको हम रेड से क्या ना घेर देते हैं, ये बहुत डेंजर चीज है, इसको आप याद रखिएगा कि सर जी यहाँ पे जो ये आप लिख पाए थे ना, ये KCl, NaCl, ये सब कंडक्टर होता है, और उसके बाद शुगर हो गया, कहीं पे ग्लूकोज मिल जाए, कहीं पे आपको क्या ना उसके अलावा ग्लूकोज के अलावा ग्लिसरॉल मिल जाए, तो ये क्या होगा? कंडक्टर नहीं होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी क्या ना सॉलिड स्टेट में, अगर ठोस अवस्था में है तो वो क्या ना इंसुलेटर होगा। उसको क्या अगर हमको क्या ना कंडक्टर बनाना है, उससे हमको करंट पास करना है, तो उसको लाएंगे मोल्टेन स्टेट में, नहीं तो एक्वस स्टेट में लाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ पे कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इसमें से कौन ऐसा है जो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करेगा? तो आपको यह पता होना चाहिए, सर कॉपर सल्फेट है तो इसका होता है CuSO4, तो ये तो एक साल्ट है जो करता है। शुगर ये तो नहीं करता, तो यही आपका आंसर क्या हो गया? सही।
यहाँ पे कॉमन साल्ट है तो ये भी करेगा, उसके बाद नन ऑफ दिस तो आपका पहले कट के बाहर चला गया खेल से। अब हम करते हैं इसके बाद आगे, कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज व्हिच, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो क्या होता है पूर्णतः क्या ना डिसोसिएट करता है आयंस में, कि पूरा आयन में टूट जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे बारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल डाइल्यूशंस, यही तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कि जो क्या ना पूर्णतः डिसोसिएट होगा आयंस के रूप में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट क्विट वेल, तो यहाँ पे कहना कौन ऐसा है जिसका एक्वस सॉल्यूशन का ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हम बात करते हैं ग्लिसरॉल, ये नहीं करता है, शुगर नहीं करता है, प्योर वाटर नहीं करता है, तो कौन करेगा, HCl करेगा। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। एक मिनट रेड पे लेते हैं, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसका हम डार्कनेस भी बढ़ा देते हैं। चलिए अब क्या इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने फिर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन सेल डिकम्पोज, कहने का अर्थ है इस सब से, ये चारों ऑप्शन से अगर हम करंट पास करें, क्या पास करें बारे, करंट पास करते हैं, उसको एक्वस सॉल्यूशन में रख दिए, उसमें करंट पास किए, तो कौन आयन में टूटेगा, मतलब कि आयन में कौन डिकम्पोज होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा। तो यहाँ पे क्या आता बारे, AgNO3 ये टूटेगा, यूरिया तो टूटेगा नहीं, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और इथाइल अल्कोहल टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कहा कि व्हिच वन इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। व्हिच वन इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन है जो विद्युत का कंडक्टर नहीं है, मतलब कि विद्युत का चालक नहीं है। तो आपको बोले, सब तो पहले आपको साल्ट दिख रहा है, सब क्या दिख रहा है बोले, साल्ट। तो हम बोले हैं कि साल्ट को कहां पे रखते हैं, सॉलिड स्टेट में, तो वो क्या ना कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये सब साल्ट है, ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये क्या ना मेटल है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो ये करेगा कंडक्ट, ये क्या ना मोल्टेन में तो ये भी कंडक्ट करेगा, और ये तो मेटल है तो पहले कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, तो कौन नहीं करेगा, ये सॉलिड स्टेट वाला कभी कंडक्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखें, करा कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए किसी सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ आयंस घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है किस पे, ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका डायल्यूशन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक ना। डायल्यूशन का हम बात करेंगे अभी बाद में थोड़ा सा, लेकिन अभी मेन क्या ना प्रायोरिटी हम इसका देंगे, नंबर ऑफ आयंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब हम मेन रूप से क्या ना आगे जो आपके सामने टॉपिक लिखे थे उस टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर, किसके ऊपर आगे बढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर। हम ऊपर में आपको लिख के दिखा दिए थे कि हम इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज को क्या ना हम देख लिए। बेसिक चीज देखने के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। अब सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आखिर क्या है, ये क्या करता है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है इज डायरेक्ट मेजर ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है ना, ये डायरेक्ट किसको मापता है, डिसोसिएशन को, किसको मापता है, डिसोसिएशन को मापता है। तो यहाँ पे आप इस बात को गौर से याद रखें कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो किसको मापता है बड़े, डिसोसिएशन को मापता है। किसको मापता है बड़े, डिसोसिएशन को मापता है। तो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है ना वह मापता है डिसोसिएशन को, किसको मापता है, डिसोसिएशन को। तो ये बात आप याद रखिए कि ये डिसोसिएशन को मापता है, किसके डिसोसिएशन को, तो इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को। कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, या तो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं तो वीक होगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे कहा है कि द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्ट मेजर, तो किसको, डिसोसिएशन को। ये रेसिस्टेंस होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो गया। इसके जस्ट हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस के बारे में हमको पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में। अब क्या ना ये रेजिस्टेंस आखिर होता है क्या हुआ, सो देखिए गौर से। मान लीजिए क्या ना अगर हम बात करते हैं ओम्स लॉ का, आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, V बराबर क्या था आई आर। यहां से अगर हम आर निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V अपॉन क्या जाएगा आई, इसी को तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये आर। तो यहाँ पे आर बराबर V अपॉन आई होता है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे ताकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। जहां पे R इज एक्सप्रेस्ड इन ओम, R को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं,
ओम्स में मतलब कि ओम में एक्सप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। तो ये कंडक्टेंस क्या ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध और कंडक्टेंस का अर्थ होता है मतलब कि चालकता, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो कंडक्टेंस है ये इस रेसिस्टेंस के उल्टा होता है। अगर प्रतिरोध ज्यादा तो उसका क्या ना उसमें कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध क्या ना किसी सबस्टेंस के अंदर एक पाया जाने वाला ऐसा गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। तो जब ये R बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या ना R बढ़ेगा तो क्या होगा? कंडक्टेंस कम होगा, और R घटेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम ये बोले हैं कि ये जो कंडक्टेंस होता है वह कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस के उल्टा होता है, और इसको हम G से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ G, G का यूनिट देखो इसका होता है ओम इनवर्स। क्या तुम्हारे ओम इनवर्स होता है? पहला बात आप ये याद रखें, आपके लिए सबसे ये VBI है। G ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स को हम मोहो भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। मोहो को हम साइमन भी बोलते हैं, जिसको S से डिनोट करते हैं, तो ये भी आप याद रखिए कि सर जी रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? घटेगा। अगर क्या हम बात करते हैं रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा कि द यूनिट ऑफ ओम इनवर्स इज यूज्ड फॉर, ओम इनवर्स किसका यूनिट होता है? कंडक्टेंस का होता है या कंडक्टिविटी का होता है, ठीक है ना। कंडक्टेंस यहाँ पे कर लीजिएगा थोड़ा सा, आपको एक मिनट। यहाँ पे किसका होता है हमारे? कंडक्टेंस का होता है, कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस का क्या होता है हमारे? यूनिट होता है ओम इनवर्स, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते तो आपके सामने है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक ना। तो अब क्या ना आप बोलेगा सर हम तो रेजिस्टेंस जानते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या तुम्हारे? कंडक्टेंस। अब क्या इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। आइए इसके लिए हम एक समझते हैं थोड़ा बात। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके सामने कंडक्टर रखा हुआ है, इसका क्या ना ये वाला क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और इसका लेंथ हम एल ले लिए। तो इस सबस्टेंस का हुआ जो रेजिस्टेंस होगा उसके एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि लंबाई हम बढ़ाएंगे, इसके लंबाई को बढ़ाएंगे तो ये आर क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो एरिया कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि उल्टा होता है। एरिया बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको जब बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन क्या बोल दिए बड़े? 2 बोल दिए। इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर पहले बात करें तो यहाँ पे क्या बड़े, ये जो r होगा r l अपॉन a के क्या होगा? l अपॉन a के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर l बढ़ा तो r बढ़ेगा और a बढ़ा तो r क्या होगा? घटेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं ये r बराबर होता है रो l अपॉन a। ये रो यहाँ पे जो होता है इसी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं हमारे? रेजिस्टिविटी। तो हम आपको ये बोले हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का लेंथ L है और उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है? A है। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशंस देखें तो r जो होगा L अपॉन A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। L बढ़ने से r बढ़ेगा और 1 बढ़ने से r क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इस साइन को हटाने के लिए हम एक क्या ना कांस्टेंट लेते हैं, जिस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं हमारे? ये रो है आपका, ये आपका क्या है? रो है। यहाँ पे रो जो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। चलिए हम बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ पे क्या ना r बराबर होता है रो, r बराबर क्या तुम्हारे? रो l अपॉन a। अब जरा बताइए यहाँ से अगर हम रो का वैल्यू निकाले तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ये a इधर क्या डिवाइड में है, इधर आएगा तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में था r a, और l क्या ना गुना में, इधर किस में आएगा? भाग में। तो यही तो यहाँ पे हम निकाले हुए हैं ये वाला। तो रो बराबर क्या हो गया? r a अपॉन l, जहां पे r रेजिस्टेंस होता है, l होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और a होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो जो होता है रेजिस्टिविटी होता है। क्या तुम्हारे? रेजिस्टिविटी। अब क्या ना अगर इस रो का हम यूनिट देखें, इसका यूनिट, इस रो का क्या देखें बोले? यूनिट देखें। तो रो का अगर हम यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे क्या ना r है, तो सबसे पहले इस r का हो जाएगा ओम। क्या हमारे? ओम। एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये कटा, ये कटा, तो यहाँ पे बोलेंगे ओम सेंटीमीटर होता है, ओम
सेंटीमीटर होता है इसका यूनिट। तो यहाँ पे हम लिखे हुए इसका यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो, रो का जो था ओम सेंटीमीटर होता है, नीचे में लिखा हुआ है। उसका हम बोले हैं कि अब जरा आप हमको ये बताइए, अब हमको जरा आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये बात करें कि एरिया अगर हम मतलब कि लेंथ अगर लेते हैं कितना 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितना लेते हैं हमारे 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना लेते हैं हमारे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पे कर दिए, इसका हम बोल दिए कि लेंथ ले लिए 1 सेंटीमीटर और एरिया ले लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कंडक्टर है, देखिए जो कंडक्टर आपके सामने है उस कंडक्टर का लेंथ 1 सेंटीमीटर लिए और एरिया जो उसका ना क्रॉस सेक्शन का मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है ना उसको हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिए। दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो रो बराबर क्या जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर, क्या जाएगा आर हो जाएगा। तो अब हम ये बोलेंगे रो बराबर क्या जाएगा आर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कैसा लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे therefore resistance offered by 1 centimeter electrolytic solution known as resistivity। हम यहाँ पे ये बोले कि सर जी लेंथ इतना लिए और एरिया इतना लिए, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है वॉल्यूम। अगर हम क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये रो जो होता है ना रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस के बराबर कब होता है, जब हम कंडक्टर का एरिया 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो आपको ये बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो आप क्या है इस दोनों टॉपिक को यहाँ पे याद करके रखें, यूनिट और ये कि कब होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर, जब हम इलेक्ट्रोलाइट को 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। ठीक है ना, चलिए हम बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ पे करा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कापा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोले कापा। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता हुआ ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी तो ये किसके उल्टा होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के उल्टा होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये कापा हो गया हमारे। और अभी हम जानते हैं कि 1 अपॉन यहाँ पे रो हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे बात करते हैं कापा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो का क्या होता है फॉर्मूला हमारे, रो बराबर होता है आर ए अपॉन क्या होता है एल। यहाँ पे पुट करो आर ए अपॉन क्या होता है हमारे एल होता है, एल ऊपर जाएगा तो कापा हो गया, एल ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा एल अपॉन क्या हो जाएगा ये आर ए, एल अपॉन क्या जाएगा आर ए हो जाएगा। इसके जस्ट बाद अगर हम देखते हैं तो कापा जो होगा ना ये कंडक्टिविटी ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बोले, इसको पलटी मारे तो एल ऊपर आया, यहाँ पे हो गया आर ए, ठीक ना, इसको कर दिए। अब ये हो गया कापा, ये होता है 1 अपॉन आर। एक मिनट, यहाँ पे इस कापा को हम बोलते बारे कंडक्टिविटी, क्या बोलते बारे कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो रेजिस्टिविटी के क्या बारे उल्टा है। और 1 अपॉन आर क्या होता है बारे कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है। और ये जो होता है ना एल अपॉन ए इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो हम ये बोले कि ये जो कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट क्या होता है बराबर होता है, कंडक्टिविटी को बोलते हैं कापा, क्या बोलते हैं बारे कापा बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो 1 अपॉन आर है ये हो गया कंडक्टेंस जी और ये होता है सेल कांस्टेंट जी स्टार, क्या होता है जी स्टार आपका होता है सेल कांस्टेंट, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। तो हम ये यहां से समझे कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है ये रेसिप्रोकल होते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, यहां से हम डिराइव कर लिए कापा बराबर होता है जी इंटू जी स्टार। अगर हम इस कापे की यूनिट का बात करते हैं, किसका करें वाले कापा के यूनिट का बात करते हैं कि सर कापा का यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा, आ जाइए। तो इसका हम यूनिट देखें वाले यूनिट मतलब कि कापा का इकाई देखें। अब जरा बताइए कि कापा बराबर है 1 अपॉन आर है ना इंटू एल अपॉन ए है ना। तो 1 अपॉन आर का क्या होता है ओम होता है, ये नीचे क्या होगा सॉरी एक मिनट, ये 1 अपॉन क्या होगा ओम हो जाएगा और इसका जगह सेंटीमीटर अपॉन क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो से वो कट गया तो ये ओम ऊपर जाएगा हो जाएगा ओम इनवर्स और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं बताइए, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है तो ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन, क्या बोलते हैं साइमन। तो इसको बोलेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, जो आपके सामने कापा का क्या हो गया यूनिट हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस। अब बोलिए क्या सर जी मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? तो मान लीजिए क्या ना आपके सामने एक बर्तन है, ऐसा बर्तन कोई रखा हुआ है ना, ये बर्तन, इस बर्तन में अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए, अब ये क्या ना इलेक्ट्रोलाइट जो 1 मोल लिए ना, ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। क्या करेगा रे? डिसोसिएट करेगा। देखिए हम एक बर्तन लिए, इस बर्तन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रख दिए, अब ये जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट करेगा, और जब ये डिसोसिएट करेगा वो क्या करेगा, डिसोसिएट, तो इसमें क्या ना आयंस बनेगा, और टोटल आयंस जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा, जो चलकता, देखिए जो कंडक्टेंस आपके सामने जितना कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, वही होता है मोलर कंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, लैम्डा एम बराबर होता है कापा इंटू क्या होता है वी, कापा इंटू क्या तुम्हारे वी। अब क्या ना अगर बात करते हैं वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, कितना है बोले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल पर लीटर, अगर क्या ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है मोल पर लीटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस लैम्डा एम को ऐसे लिख सकते हैं कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 अपॉन लिखते हैं मोलरिटी। आपको ये बात पता होना चाहिए। अब जरा बताइए तो मोलरिटी अगर बढ़ेगा, मोलरिटी अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे लैम्डा एम क्या होगा, बढ़े, घटेगा। अगर मोलरिटी घटेगा तो लैम्डा एम क्या होगा, बढ़े, बढ़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टेंस होता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जी मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, जब हम किसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं, उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितना आयन टूटेगा वो आयन जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा उसको मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे कहा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला जो हम पीछे आपको लिख के दिखा है। बात करते हैं यूनिट का, तो लैम्डा एम का हम यूनिट देखे तो ये होता है कापा इंटू होता है 1000 अपॉन होता है बड़े मोलरिटी। कापा का क्या होता है बड़े, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अब मोलरिटी का क्या होता है बड़े, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इधर हम साइड में आते हैं तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए ये नीचे क्यू है, ऊपर जाएगा प्लस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये देखिए ये मोल क्या ना बटा में है, ये इसके बटा में है, तो मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो यहां पे हो गया आपके सामने साइमन सेंटीमीटर, -1 है और 3 है, दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये सॉरी +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा। या इसी का हम दूसरा बोल सकते हैं, साइमन को बोलेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप क्या ना इसका यूनिट याद रखिए, आपके लिए क्या ना ये वीपीआई है यूनिट, ठीक है ना। तो आपको यूनिट भी निकाल दिए कि देखिए यहाँ पे जो ये लैम्डा एम होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एम होता है। अब इसका यूनिट देखें तो लैम्डा एम कापा होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इस कापा का, ये बेचारे कापा का, ठीक ना। ये क्या ना इसका मोलरिटी का लेंगे मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या ना यहाँ देखिए सेंटीमीटर यहाँ सबसे नीचे है ना, ये आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर, मोल क्या ना बट्टा के नीचे है तो मोल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से निकालिए इसका यूनिट। तो इसके यूनिट को आप याद रखें, आपके लिए क्या ना फायदा करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, कि मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता था, हम जस्ट अभी देखिए पीछे के स्लाइड पे, यहाँ पे जस्ट यहाँ देख लीजिए, आ जाइए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया, ओम इनवर्स ये गलत हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये वाला क्या हो गया आपका सही हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। आपको हम क्या बोले बड़े कि अगर मोलरिटी बढ़ेगा, मोलरिटी कापा बराबर क्या होता है, कापा बराबर होता है मोलर कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अगर ये मोलरिटी बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, और ये मोलरिटी अगर घटेगा तो ये क्या होगा बढ़ेगा। तो अगर हमको मोलर कंडक्टेंस ज्यादा लेना है तो हमको यहाँ पे मोलरिटी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मिनिमम, क्या करा बड़े, मिनिमम मोलर कंडक्टेंस, मिनिमम मतलब कम मोलर कंडक्टेंस होगा। तो मोलर कंडक्टेंस किसका कम होगा, जिसका मोलरिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मोलरिटी सबसे ज्यादा किसका है, 1 मोलर का है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके सामने है, अरे मच्छर भाग यार, चलिए अब क्या है यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसको लैम्डा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं।
तो बोलिएगा सर जी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, जरा इधर देखिएगा आप। मान लीजिए कोई हम यहाँ पे बर्तन ले लिए, क्या ले लिए हमारे, बर्तन ले लिए, इस बर्तन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम डाल दिए सॉलिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाले। अब ये जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है इस बर्तन में जाके क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने के बाद जितना उसमें आयंस बढ़ेगा वो सारा आयंस जो कंडक्टिविटी शो करेगा उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हो गया कापा इनटू क्या होता है हमारे, भी होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर। सेम वही कहानी करेंगे, मोलर कंडक्टेंस में हम मोलरिटी को लेते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में किसको लेंगे, नॉर्मलिटी को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कापा, कापा इनटू क्या हो गया 1000 अपॉन n। इसका यूनिट देखते हैं, बताइए लैम्डा इक्विवेलेंट है हुआ है ना, इसका है कापा इनटू 1000 अपॉन है नॉर्मलिटी। अब जरा बताइए हमको इस कापा का यूनिट क्या होता है, तो कापा का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या तो हमारे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, इसके जब रखेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, या कहीं कि ग्राम इक्विवेलेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये तो रहेगा साइमन, ये रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे सेंटीमीटर के क्यूब, इनटू हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या जाएगा हमारे इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब कि ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे पावर -1, यहाँ पे पावर क्या है +3 है, दोनों जुटेगा, जुटने वाला बनेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। कहीं पे इक्विवेलेंट भी आपको लिखा मिले तो उसको आप क्या ना गलत नहीं कीजिएगा। अब क्या इसको हम एक और लिख सकते हैं बारे कि इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये क्या ना आप यूनिट याद रखें, ये आपके लिए क्या है बारे वीवीआई है, ठीक ना। तो ये आपके लिए क्या है बारे वीवीआई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते थे, यहाँ पे कहा कि द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, तो अभी हम देखें कि ओम इनवर्स होता है बारे, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इनवर्स होता है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या ना इनवर्स होगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होगा कि ये ऊपर जाता है इनवर्स हो जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया, ये वाला आंसर क्या हो गया सही हो गया, ठीक ना। चलिए अब क्या इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते थे, यहाँ पे कहा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले इंटरआयनिक अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा डिक्रीज करेगा। बोलिएगा सर जी कैसे, मान लीजिए क्या ना यहाँ पे दो आयन ऐसे हैं, इसके बीच अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ये आसानी से टूट के घूम नहीं पाएगा, और जब आसानी से नहीं घूमेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा घटेगा। तो पहला बात तो आप ये याद रखिए। चलिए दूसरा बात, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लीजिए क्या ना यहाँ पे दो क्या ना आयंस बंधे हुए हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो दोनों मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो क्या होगा बुआरे कंडक्टेंस उसका बढ़ेगा, कंडक्टेंस उसका क्या होगा बढ़ेगा। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं डायलूशन का, किसके बारे डायलूशन का। तो और इंक्रीजिंग द डायलूशन, डायलूशन करने का अर्थ है सॉल्यूशन को पतला करना, क्या करना बारे डायलूट करना, ठीक ना, मतलब कि पतला करना। डायलूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होता है बढ़ता है, डायलूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ता है। अब क्या है सर जी क्यों बढ़ता है, तो बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए मेरे सामने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और डायलूशन मतलब कि डायलूशन करने पर इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, मतलब कि मान लीजिए कोई अब मेरे सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम डायलूशन करें मतलब कि पतला करें, उसमें पानी मिलाए पानी, तो उसमें क्या ना जो आयन के बीच जो इंटरेक्शन है वो कमजोर होगा। जब इंटरेक्शन कमजोर होगा तो आयन आसानी से टूटेगा, और आयन जब आसानी से टूटेगा तो वो मूव करना चालू करेगा, तो वहां पे कंडक्टिविटी क्या होगा कंडक्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। हम बात करते हैं किसका बारे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए अगर मेरे सामने वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट करने का अर्थ है वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो आसानी से नहीं टूटता है, मतलब कि टूटता है पार्शियली टूटता है, ठीक ना। तो अब क्या ना वीक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे सामने और उसका अगर हम डायलूशन करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, क्या करता है कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। अगला हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है वीवीआई, कि अगर ऑन डायलूशन अगर हम डायलूशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस क्या बढ़ता है, कंडक्टेंस क्या बढ़ता है डायलूशन बढ़ाने पे। तो कंडक्टेंस जब बढ़ता है
तो अगर हम बात करते हैं उसके बाद कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इन ml सॉल्यूशन डिक्रीजेज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। डाइल्यूशन करने से बस यही एगो घटता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कि जब आप डाइल्यूट कीजिएगा तो आयन दूर दूर भागेगा, तो पर ml में आयन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जब पर ml में आयन कम मिलेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटना क्या हुआ, तय है। तो ये बात आप याद रखिए। हम बात करते हैं ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करेंगे मतलब कि लिक्विड को पतला करेंगे तो उसका वॉल्यूम मतलब कि जो आयतन बढ़ेगा, वो आयतन बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा, वॉल्यूम अगर क्या ना बढ़ेगा तो उसका मोलरिटी क्या बढ़े, घटेगा। नॉर्मलिटी भी क्या होगा, बढ़े, घटेगा। लेकिन उसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़े, बढ़ेगा। उसका जो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़े, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि जब किसी लिक्विड को हम डाइल्यूट किए, मच्छर कहीं बैठ गया, एक मिनट, या है देखो, या आ जाइए। हम ये बोले बोले कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। कंडक्टेंस क्यों बनता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच क्या ना इंटरआयनिक अट्रैक्शन क्या होता है, कमजोर पड़ता है। उसके बाद क्या ना वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। लेकिन कंडक्टेंस करने पे मतलब कि ऑन डाइल्यूशन पे, डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है। दूसरा बात, जब भी आप डाइल्यूशन कीजिएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बढ़े वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलरिटी का क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है n/v। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा, ये बढ़ाएगा तो मोलरिटी क्या बढ़े, घटेगा। इसको बढ़ाने से मोलरिटी घटेगा। अच्छा, मोलरिटी घटेगा तो उसका क्या ना बढ़े, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों क्या होगा, बढ़े, बढ़ेगा। क्या कि आपको ये पता है कि मोलरिटी घटने से मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। चलिए इसका हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है the increase in equivalent conductance of an electrolyte solution with dilution is due to increase in। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि क्वेश्चन का कि द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको बढ़ाना है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन विथ डाइल्यूशन, सॉल्यूशन विथ डाइल्यूशन। हम उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक अट्रैक्शन, ये बात तो सही नहीं है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये भी बात सही नहीं है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सही नहीं है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये बात सही है कि जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे, वो क्या करेंगे, डाइल्यूशन, तो क्या है ना, डाइल्यूशन करते डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होगा, बढ़ेगा। डाइल्यूशन करने से पतला करेंगे जब सॉल्यूशन का, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ज्यादा टूटेगा। जब ज्यादा टूटेगा तो आयंस ज्यादा होगा, और आयंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए अब क्या ना, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कहा कि द फैक्टर व्हिच इज नॉट अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, यहाँ पे डाइल्यूशन ये तो करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये भी करता है, टेम्परेचर भी करता है। तो इसमें जाएगा नॉन ऑफ दीज। मतलब कौन ऐसा फैक्टर है, कौन ऐसा कारक है जो क्या है ना कंडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसमें सब तो करता हुआ, कंडक्टिविटी को सब करता है, तो ये नॉन ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। यहां पे कहा कि द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज, इसका आप आंसर याद रखिएगा कि 0.1 m डाइफ्लोरोएस्टिक एसिड इसका क्या होता है, आंसर करेक्ट होता है। अब करें इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ, यहां पे कहा कि द वन व्हिच डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, मतलब कि कहने का अर्थ है डाइल्यूशन बढ़ाने से कौन डिक्रीज करता है। तो आपको हम ये बताए हैं डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या ना सबके सब इंक्रीज करता है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है हमारे, वह क्या होता है, घटता है। तो ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टॉपिक आपको पढ़ना है 3.4 जिसको हम बोलते हैं कोलराउस लॉ। क्या बोलते हैं हमारे, कोलराउस लॉ। यहाँ पे कोलराउस लॉ क्या कहता है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक ना, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो होता है लैम्डा नॉट एम बराबर जो होता है लैम्डा नॉट सी और लैम्डा नॉट ए के बराबर होता है। यहां से क्या नाम, कोलराउस लॉ के डिफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। कैसे, आ जाइए। तो यहाँ पे पहले आप ये देख लीजिए कि लैम्डा नॉट एम होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये जो लैम्डा सी नॉट सी होता है ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन होता है, और लैम्डा नॉट ए जो होता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन होता है। तो हम ये बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, कोलराउस के नियम के अनुसार
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यहां पे क्या ना लिमिटिंग लगा लीजिएगा, वो लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसके आगे भी क्या होगा लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। अब क्या ना इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना ये एक एक्सप्रेशन, इसको आप देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है नहीं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लैम्डा एम नॉट NaCl दिया है, लैम्डा नॉट एम NaCl दिया है, तो लैम्डा नॉट एम क्या बोले NaCl है, तो यहाँ पे दो केटायन कौन होगा, Na पे प्लस होगा और Cl पे क्या होगा बोले माइनस होगा, तो इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे लैम्डा नॉट Na प्लस और साथ में लिखेंगे लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसके बाद दिया हुआ है लैम्डा नॉट एम CaCl2, लैम्डा नॉट एम CaCl2। अब जरा बताइए यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम पे तो 2 प्लस होता है और क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा नॉट Ca पे +2 साथ होगा 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसके बाद यहाँ पे MgSO4 है, बारे क्या बारे लैम्डा नॉट MgSO4 है ना, यहाँ पे क्या है M है, तो यहाँ पे बात करेंगे ये होगा लैम्डा नॉट Mg प्लस में 2 प्लस, इसका होगा लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस के बराबर होगा। तो ये आपको तोड़ने आना चाहिए, पहले आप केटायन और एनायन को तोड़ लीजिए, फिर केटायन के साथ क्या केटायन को लिखिए, फिर एनायन को लिखिए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, यहाँ पे कहा कि लैम्डा इनफिनाइट NaCl इज इक्वल टू, तो लैम्डा Na प्लस और Cl माइनस के क्या होगा बराबर होगा। अब बोलिएगा कि सर जी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी का डेफिनेशन, कंडक्टिविटी आपको याद होना चाहिए बारे। दूसरा आपको याद होना चाहिए मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। तीसरा आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस याद होना चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और चौथा आपको कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ, एक मिनट इधर ही इसको भी कर देते हैं, एक मिनट। चौथा आपको ये वाला कोलराउस लॉ याद होना चाहिए, ये वाला ये टॉपिक ये आपको याद होना चाहिए। तो इतना कहना इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्या ना यहाँ पे आपका क्या है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद कहना आप हम जुड़े रहिए आप हमसे इजी केमिस्ट्री से, आपको क्या ना पूरा सिलेबस हम करवा देंगे 20 जनवरी तक, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव, उसका कहना सब्जेक्टिव। अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसमें कुछ सुधार होना चाहिए कि इस पैटर्न को आप थोड़ा सा ऐसे कीजिए मेरे लिए बेहतर होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। आपका सेशन जरूर देखेंगे, हम उस पर सोचेंगे। तो आप इस तरह से जुड़े रहिए, कल फिर से मिलते हैं पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ओके बाय।